नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम रामायण के एक बहुत ही कमाल के प्रसंग पर बात करने वाले हैं। अक्सर हम इन पौराणिक कथाओं को बस एक कहानी मान लेते हैं, है ना? लेकिन अगर हम इस स्रोत सामग्री को थोड़ा गहराई से देखें तो पता चलता है कि हनुमान जी की लंका यात्रा सिर्फ एक महाकाव्य का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये बड़े बड़े गोल्स अचीव करने, लाइफ को मैनेज करने और रास्ते की भारी भरकम रुकावटों को बड़ी ही स्ट्रैटेजी के साथ पार करने का एक एकदम सटीक और प्रैक्टिकल रोड मैप है। अब एक बहुत ही बड़ा सवाल अक्सर सामने आता है। जरा सोचिए, जब आपका लक्ष्य समंदर जितना विशाल हो और रास्ते में रुकावटें अनगिनत हों, तो ऐसे में सक्सेस आखिर कैसे मिलेगी? मतलब घबराकर हार मान लेने के बजाय हमारी सही अप्रोच या रणनीति क्या होनी चाहिए? इसी सवाल का बहुत ही गहरा और एकदम सटीक जवाब हमें इस विश्लेषण में आगे मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर किए इस सफर के 6 अहम पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। पहला, लक्ष्य की ओर प्रस्थान। दूसरा, मैनाक का प्रलोभन। तीसरा, सुरसा के साथ बल बनाम बुद्धि। चौथा, सिंहिका रूपी अदृश्य शत्रु। पांचवां, लंका प्रवेश। और अंत में विभीषण के रूप में सही सहयोगी की पहचान। पहला पड़ाव, लक्ष्य की ओर प्रस्थान। जामवंत जी द्वारा आत्मबोध। देखिए, जब माता सीता की खोज के लिए विशाल समंदर पार करने की बात आती है तो शुरुआत कैसे होती है? जामवंत जी हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्तियों की याद दिलाते हैं और इसी आत्मविश्वास के जागने के बाद ही वो ऐतिहासिक छलांग संभव हो पाती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इतनी बड़ी सफलता रातों रात तो मिलती नहीं। समंदर पार करने की ये महान उड़ान एक झटके में पूरी नहीं हुई, बल्कि इसे हम 4 प्रोग्रेसिव चरणों में बांट सकते हैं। पहला, उड़ान का आरंभ। दूसरा, मैनाक का सामना। तीसरा, सुरसा को मात देना। और चौथा, सिंहिका का वध। हर एक चरण में बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी की जरूरत थी। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, मैनाक, विश्राम का प्रलोभन, यानी फिनिश लाइन से ठीक पहले आराम का जाल। यहाँ स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है, क्योंकि जो पहली रुकावट है वो कोई दुश्मन नहीं है। समुद्रदेव के कहले पर मैनाक पर्वत एक शुभचिंतक दोस्त बनकर हनुमान जी को आराम करने का ऑफर देते हैं। ये बिल्कुल हमारे कंफर्ट जोन जैसा है। लेकिन हनुमान जी का जवाब सुनिए, राम काजू कीन्हे बिनु मोही कहाँ विश्राम। यानी जब तक काम पूरा न हो आराम कैसा। अंतिम लक्ष्य हासिल करने से पहले बीच रास्ते की सुविधा में फंस जाना एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। इसलिए उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से इस प्रलोभन को ठुकरा दिया। तीसरा पड़ाव, सुरसा, बल बनाम बुद्धि। मतलब ये जानना कि सिर्फ शारीरिक ताकत के बजाय अक्लमंदी का इस्तेमाल कब करना है। यह हिस्सा मुझे बड़ा ही दिलचस्प लगता है। देवताओं ने परीक्षा के लिए नागों की माता सुरसा को भेजा, जो पूरी तरह से अहंकार का प्रतीक है। बाईं तरफ देखिए, वो अपनी ताकत के घमंड में बस अपना मुंह बड़ा करती जा रही है। लेकिन दाईं तरफ हनुमान जी का स्मार्ट समाधान है। उन्होंने क्या किया? पहले तो अपना आकार बढ़ाया, लेकिन फिर अचानक से एकदम छोटे हो गए, उसके मुंह में घुसे और तुरंत बाहर आ गए। इससे ये साफ साबित होता है कि सही स्ट्रैटेजी और थोड़ी सी विनम्रता बड़े से बड़े अहंकार को चकनाचूर कर सकती है। चौथा पड़ाव, सिंहिका, अदृश्य शत्रु का नाश। यानी हमें नीचे खींचने वाली उस छिपी हुई नकारात्मकता को हराना। अब सिंहिका कोई ऐसी दुश्मन नहीं थी जो सामने से आकर ललकारे, वो तो परछाई पकड़कर उड़ने वालों को पैरालाइज कर देती थी। सच कहूं तो ये उन जहरीले और छिपे हुए तत्वों का एकदम परफेक्ट रूपक है, जो हमारी प्रोग्रेस पर पीछे से वार करते हैं। हनुमान जी को जैसे ही लगा कि उनकी ताकत कम हो रही है, उन्होंने तुरंत इस अदृश्य खतरे को पहचाना और बिना एक भी पर गवाए इस छिपे हुए दुश्मन का सीधा नाश कर दिया। अगर हम अब तक के सफर को इस टेबल के जरिए समेटें तो ये पूरी यात्रा का सार है। मैनाक क्या है? कंफर्ट और आलस्य का प्रतीक, जिसे हनुमान जी ने बड़ी पोलाइटनेस के साथ ना कह दिया। सुरसा अहंकार और हठ का प्रतीक है, जिसे उन्होंने बुद्धि से खुद को छोटा बनाकर पार किया। और सिंहिका वो एक छिपी हुई नेगेटिविटी है, जिसका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन यानी सीधा विनाश ही एकमात्र उपाय था। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये तीनों पौराणिक बाधाएं आज के दौर की हमारी चुनौतियों से कितनी मिलती जुलती हैं। पांचवां पड़ाव, लंका प्रवेश और लंकिनी, शत्रु की अंतिम बाधा को तोड़ना। लंकिनी को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। वो किसी भी हॉस्टाइल यानी शत्रुतापूर्ण वातावरण की अल्टीमेट डिफेंस लाइन थी। अब देखिए, जहाँ मैनाक के साथ कूटनीति काम आई थी और सुरसा के साथ बुद्धि,
वही लंकिनी के लिए एक सीधे और निर्णायक प्रहार की आवश्यकता थी। हनुमान जी के उस एक अचूक प्रहार ने लंकिनी को ब्रह्मा जी की वो पुरानी भविष्यवाणी याद दिला दी कि जिस दिन कोई वानर उसे हरा देगा तो समझ लेना राक्षसों के विनाश का समय निश्चित हो गया है। छठा और अंतिम पड़ाव, विभीषण, बुराई में अच्छाई। एक बेहद विपरीत और खतरनाक स्थिति में सही सहयोगी की पहचान करना। अब आप दुश्मन के इलाके में हनुमान जी की ऑब्जर्वेशन स्किल्स देखिए, सच में कमाल की हैं। पहला क्लू, प्रांगण में तुलसी का पौधा। दूसरा क्लू, दीवारों पर भगवान राम के आयुध, शंख और चक्र के चिन्ह। और तीसरा, सुबह सुबह राम नाम का उच्चारण। इन छोटे छोटे लेकिन बेहद सटीक तथ्यों को एक पहेली की तरह जोड़कर ही उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये घर पक्का किसी सज्जन और भक्त का ही है। जब विभीषण जी से उनकी बात होती है तो कुछ बहुत ही गहरी चीजें निकल कर आती हैं। विभीषण जी अपनी हालत बताते हुए कहते हैं कि वो लंका में ऐसे रह रहे हैं जैसे दांतों के बीच जीभ। क्या सटीक उदाहरण है ना? इतने विपरीत माहौल में भी उनकी भक्ति अडिग थी। हनुमान जी ने भी उनकी इस भक्ति को प्रमाणित किया और ये साबित कर दिया कि ईश्वरीय कृपा या सच्ची योग्यता कभी भी किसी कुल, जाति या बाहरी रूप रंग का भेद नहीं देखती। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा टेक अवे या निष्कर्ष निकल कर आता है वो बस यही है, सच्ची क्षमता ये जानने में है कि युद्ध में कब विशाल होना है और किसी मिशन के लिए कब अदृश्य होना है। लंका में घुसने और अशोक वाटिका में माता सीता तक पहुंचने के लिए हनुमान जी ने एकदम माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म रूप धारण करने का फैसला किया। उन्होंने कोई फालतू लड़ाई नहीं लड़ी और अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन पर रखा। तो जाते जाते ये पूरा प्रसंग एक बहुत ही विचारणीय सवाल छोड़ जाता है। सफलता की उस अल्टीमेट उड़ान को रोकने वाली वो सुरसा या सिंहिका आज के संदर्भ में आपकी जिंदगी में कौन है? क्या वो हमारा अपना खुद का अहंकार है या आसपास की कोई छिपी हुई नेगेटिविटी? इस स्रोत सामग्री का ये तार्किक विश्लेषण एकदम साफ कर देता है कि अगर आपके पास रणनीतिक सोच है, थोड़ी विनम्रता है और लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा है तो दुनिया की किसी भी बाधा को सफलतापूर्वक पार किया जा सकता है।